हेलो एवरीवन, इस वीडियो से मैं मैकेनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लेने वाला हूं। तो इंपॉर्टेंट पार्ट जब मैं बोल रहा हूं तो कहने का मतलब है कि मैं पुल्ली प्रॉब्लम्स लेने वाला हूं, मैं कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स लेने वाला हूं जहां मल्टीपल पुलीज की बात होगी। मैं सिंपली वो प्रॉब्लम्स लेने वाला हूं जहां पर आपके ब्लॉक्स कंटैक्ट में होंगे। मैं वो प्रॉब्लम लेने वाला हूं जहां पर आप सिंपली वेइंग मशीन को डील करोगे, वेइंग मशीन की रीडिंग को डील करोगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक एलिवेटर में हो, एलिवेटर एक्सेलरेट कर रहा है या वो फॉर एग्जाम्पल रिटार्ड कर रहा है, तब जाके आपका वेइंग मशीन जो है वो किस टाइप का रीडिंग आपको दिखाएगा उसके बारे में बात होगी। अगर फॉर एग्जांपल आपका अगर आपका एलिवेटर ऊपर से नीचे आ रहा है विद सम एक्सेलरेशन और आप फॉर एग्जांपल उसी एलिवेटर में हो और आप सिंपली एक बॉल को ऊपर किसी एक्सेलरेशन के साथ थ्रो करते हो, तो एग्जैक्टली उस बॉल को आप जिस एक्सेलरेशन के साथ थ्रो करोगे उसका रिलेशन एलिवेटर के एक्सेलरेशन के साथ मैं सिंपली आपको दिखाने वाला हूं। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन फर्दर मैं स्प्रिंग फोर्स के बाद में आपसे बात करने वाला हूं कि जो स्प्रिंग फोर्स है एग्जैक्टली वो आपका केएक्स का स्टाइल लेता है, सबको पता है, मगर वहां पर मैं आपको फर्दर बताने वाला हूं कि जो आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्योंकि जब आपको आइडिया होता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आप कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स एंड बंडलिंग ऑफ स्प्रिंग्स की भी बात करते हो। तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगेन पुलीज में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। इवन एटवुड मशीन की अगर मैं बात करूं, अगेन मुझे पूरा पता है, मैं एंट्रेंस के स्टूडेंट को यहां पे एड्रेस कर रहा हूं। अगर फॉर एग्जांपल मैं एटवुड मशीन की बात करूं, आप एटवुड मशीन का रिजल्ट याद करते हो ना, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि एटवुड मशीन का रिजल्ट याद करने की जरूरत है नहीं। आप सिंपली उसको डिराइव कर सकते हो। अगर आप एक चीज को डिराइव करते हो ना, उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है एज कंपेयर टू अगर आप याद रखोगे। तो ये चीज जो है ये सारा आप वीडियोस में सीखने वाले हो। नेक्स्ट कुछ वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसीलिए आप उनको फॉलो करते जाओ और एक एक वीडियो में मैं कुछ इलस्ट्रेशंस लेते जाऊंगा जो मैं डायरेक्ट यहां पे एग्जैक्टली आपके सामने स्टेट करूंगा और उन इलस्ट्रेशंस में मैं एक जनरल डिस्कशन के बारे में बात करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे बेसिक प्रॉब्लम से मैं स्टार्ट करूंगा। मतलब अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 11th का कुछ भी नहीं पता, कोई इश्यू नहीं है, आप एग्जैक्टली इस वीडियो को फॉलो करो। स्टार्ट बहुत बेसिक से करने वाला हूं और एंड जब मैं करूंगा इसको आप खुद से देखोगे कि किस लेवल तक हम चले जाएंगे। तो फिलहाल के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर लेट अस एज्यूम मैं यहां पे सिंपली एप्लीकेशन टू न्यूटन सेकेंड लॉ यहां पे डील करने वाला हूं। एप्लीकेशन टू न्यूटन सेकेंड लॉ, एप्लीकेशन टू न्यूटन सेकेंड लॉ, मैं सिंपली इसको यहां पे डील करने वाला हूं। सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं। लेट अस एज्यूम कि आपके पास एक टेबल पर आपने एक ब्लॉक रख दिया है और लेट अस एज्यूम कि ब्लॉक का मास आपके पास m1 है। तो सिंपल है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एग्जैक्टली इस ब्लॉक को यहां पर कनेक्ट कर रहा हूं एक रोप से। रोप आपका मासलेस है, पुल्ली आपका फ्रिक्शनलेस है, मासलेस है। देख लो, अगर आपका पुल्ली मासलेस है ना तो उस पर फोर्स कुछ नहीं लगने वाला है, क्योंकि आपके पास फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। पुल्ली का तो मास है ही नहीं। अगर पुल्ली का मास है ही नहीं तो उसमें एग्जैक्टली कोई भी फोर्स नहीं पड़ेगा पुल्ली पे। तो यहां पर अगेन आप देख सकते हो, मैं जो पुल्ली ले रहा हूं इसका आप टेक केयर कर लेना। मैं जो पुल्ली यहां पे ले रहा हूं ये आपका फ्रिक्शनलेस मासलेस है। और जो ब्लॉक यहां पर है, जो ब्लॉक यहां पर आपके पास है, लेट अस एज्यूम जो ब्लॉक आपके पास यहां है इसका मास सिंपली आपके पास m2 है। तो ठीक है, अब यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है। देख लो, मैं बोल रहा हूं पूरा सिस्टम आपका नीचे जा रहा है और नीचे जब आपका सिस्टम जाएगा वो एक्सेलरेट कर रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ। अब समझो यहां पे, क्योंकि ये आपका सेम स्ट्रिंग है ना, ये आपका सेम स्ट्रिंग है तो है ना, तो आप सिंपली क्या बताओगे कि इस ब्लॉक में भी यही एक्सेलरेशन ए आ जाएगी, यही एक्सेलरेशन ए आ जाएगी। तो हमें अप्लाई क्या करना है, न्यूटन सेकेंड लॉ। बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, बहुत स्टूडेंट्स को आता होगा ये, बट फिर भी मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा ताकि आपका एक ग्रिप बने, ताकि आप समझो कि मैं कैसे प्रॉब्लम को डील करता हूं। तो आप देखते जाओ, यहां पर आपके पास एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है जिसका मास m2 है। ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तभी जाके ये ब्लॉक आगे चलेगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अब मैं बोल रहा हूं कि ये ब्लॉक एक्सेलरेशन ए से नीचे आ रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये ब्लॉक आगे जाएगा एक्सेलरेशन ए के साथ। अब ऐसा क्यों, क्योंकि एक कॉमन स्ट्रिंग जो है इन दो ब्लॉक्स को यहां पे टाई कर रहा है। कहने का मतलब एक कॉमन स्ट्रिंग जो है वो इन दो ब्लॉक्स के साथ यहां पे अटैच्ड है। तो इसीलिए आप यहां पर जो एक्सेलरेशन इस मास को दोगे वही एक्सेलरेशन आप इस मास को भी दोगे।
तो यहां पर मैं बोल सकता हूं ना कि सिस्टम में जो भी ब्लॉक है उनका एक्सेलरेशन सेम है। ये चीज आप याद रखना क्योंकि आगे जाके मैं इसको यूज करने वाला हूं। अब फिलहाल के लिए अगर मैं एफबीडी की बात करूं यहां पर, चलो पहले टेंशन की बात करते हैं। आपको पता है कि यहां पे टेंशन अवे फ्रॉम द कंटैक्ट होता है, ये टी आ जाएगा। सिमिलरली यहां पुल्ली के अवे भी आप टेंशन दिखाओगे तो वो टेंशन आपका यहां पे टी आ जाएगा। ये जो एग्जैक्टली मैं टेंशन टी दिखा रहा हूं, ये टेंशन टी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हो पेयर में एग्जिस्ट करता है बिकॉज टेंशन आपका इंटरनल फोर्स है। अब यहां पर आप देख लो, यहां कंटैक्ट है ना, यहां अगर कंटैक्ट है तो टेंशन आप देखोगे अवे फ्रॉम द कंटैक्ट है एंड अलोंग द स्ट्रिंग है। टेंशन अवे फ्रॉम द कंटैक्ट होता है एंड अलोंग द स्ट्रिंग होता है। सिमिलरली आप देख सकते हो यहां पर भी आपका कंटैक्ट बन रहा है ना, तो अगेन यहां पर आप टेंशन ड्रॉ करोगे, टेंशन आप देख सकते हो इट इज अवे फ्रॉम द कंटैक्ट एंड अलोंग द स्ट्रिंग है। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब जरा फर्दर मैं बात करता हूं, चलो M2 का FBD बनाते हैं। चलो M2 का FBD बनाते हैं। तो जब मैं M2 का FBD बनाऊंगा तो पहले आप M2G किस डायरेक्शन में दिखाओगे, नीचे की डायरेक्शन में। क्या ये मुश्किल था? सिंपल, M2G नीचे की डायरेक्शन में हो गया। फर्दर इस M2 पे टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में है, तो इस M2 पर जो आपका टेंशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, यहां पे वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये आपका टेंशन होगा, ये आपका टेंशन है, कोई इश्यू नहीं। बट यहां पर इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन वो डाउनवर्ड है ना, तो यहां पर आपके पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है ये तो नीचे की डायरेक्शन में है, तो पूरा सिस्टम नीचे एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए। अब यहां पर मैं सिंपली न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर सकता हूं। कैसे? समझो, आपके पास इस बॉडी पे दो फोर्सेस है, M2G टेंशन, मगर बॉडी जा रहा है नीचे की तरफ। बड़ा फोर्स कौन सा होगा? बड़ा फोर्स कौन सा होगा? एक बार और, आपके इस बॉडी पे दो फोर्सेस है, M2G टेंशन, मगर आपका बॉडी नीचे जा रहा है, बड़ा फोर्स कौन सा होगा? M2G बड़ा होगा। अच्छा, इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना होगा? आप बड़े में से छोटा निकालते हो ना, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हो ना, बड़ा फोर्स कौन सा है? M2G। तो मैं लिख रहा हूं M2G, लिख दिया। और यहां पर छोटा फोर्स टेंशन आएगा तो मैं -T करने वाला हूं। यह आपका नेट फोर्स यहां है, ये आपका नेट फोर्स यहां है। न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से एक बॉडी पर जो नेट फोर्स लगता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। मास किसका लोगे? मास बॉडी का लोगे। तो कहने का मतलब आपने पहले नेट फोर्स का स्टाइल लिख दिया ना, फिर उसके बाद आप इक्वेट करोगे मास क्या है बॉडी का, वो तो M2 है, तो वो आपके पास M2 है। और यहां पर अगर मैं बात करूं इस पूरी बॉडी की एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं लेना है आपको, ये एक्सेलरेशन लेना है क्योंकि ये नेट एक्सेलरेशन है जिसके साथ बॉडी नीचे जा रहा है। तो आप देखते हो कि यहां पर एग्जैक्टली बॉडी का एक्सेलरेशन A देकर है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आपको M2 को A से मल्टीप्लाई करना होगा। कहने का मतलब यहां G नहीं आएगा, यहां A आएगा। G तो यहां पे आ गया, तो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे था, टेंशन ऊपर था, बॉडी नीचे जा रही थी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपके टेंशन को डोमिनेट करेगा। अगर आपका यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स आपके टेंशन को डोमिनेट करता है तो आप यहां पर जो नेट फोर्स का स्टाइल होगा ना, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, और इसको इक्वेट करोगे M2A। अच्छा, M2 क्यों लिया? क्योंकि बॉडी इन्वॉल्व यहां पर M2 है। तो ये आपका यहां पे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया। तो इस तरीके से आप न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हो। अगेन बहुत स्टूडेंट्स को पता होगा, बट आप कंटिन्यू करते जाओ अभी वीडियो को, क्योंकि आगे जाके मैं एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स लेने वाला हूं। बट फिलहाल के लिए स्टार्ट बेसिक से करा। अब फर्दर देख लो, M1A की बात करते हैं, M1 की बात करते हैं। अगर मैं M1 का यहां पे FBD बनाऊं, जरा देखते जाओ, ये आपके पास यहां पे M1 है। पहले ही आप M1G डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाओगे, पहले आप M1G डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाओगे। हो गया, पहला पार्ट हो गया, क्योंकि स्टार्ट हम करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाकर। फर्दर अगर मैं बात करूं, यहां पे कंटैक्ट है, यहां पर आपका कंटैक्ट है, आप चेक कर सकते हो, मैं बना रहा हूं, यहां पर आपका कंटैक्ट है, ये आपका कंटैक्ट है यहां पे। अच्छा, ये कंटैक्ट की वजह से होगा ना नॉर्मल रिएक्शन, तो आप देखोगे कि इस ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन पड़ेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, लेट दैट बी N। अच्छा, ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन पड़ा किसका? इस टेबल का। अच्छा, ब्लॉक भी तो एग्जर्ट करेगा ना टेबल पर नॉर्मल रिएक्शन, दिखाने की जरूरत नहीं है, बट मैं फिर भी दिखाता हूं। ये नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक की वजह से पड़ रहा है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इंटरनल फोर्स है, पेयर्स में एग्जिस्ट करेगा। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। फर्दर देखते जाओ। अब यहां पर M1G तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाया, इसी ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आप नॉर्मल रिएक्शन यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाओ। आप नॉर्मल रिएक्शन यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाओ। ये आपका यहां पे N है। हो गया। इस ब्लॉक पे और कोई फोर्स पड़ रहा है? आप चेक कर लो, टेंशन वाला पार्ट,
ये टेंशन इसी ब्लॉक पे पड़ रहा है ना, बिकॉज ऑफ दिस कंटैक्ट। कंटैक्ट नहीं होता तो ब्लॉक पे कहां से टेंशन आता? ये टेंशन ब्लॉक पे क्यों आया? बिकॉज ऑफ कंटैक्ट। तो ये टेंशन भी आपके ब्लॉक पे आ रहा है, तो यहां पर टेंशन आपके पास है, ये आपका टेंशन है। अच्छा, जरा इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखो, इस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स राइट, तो इसका एक्सेलरेशन एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जरा देखो कौन सा नेट फोर्स आपका लग रहा है। क्या कोई बैकवर्ड फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है, अभी कोई बैकवर्ड फोर्स यहां पे नहीं लग रहा है। देख लो, अगर मैं यहां पे रफ सरफेस लेता, मैं फ्रिक्शन दिखाता बैकवर्ड, मैं फ्रिक्शन एग्जैक्टली बैकवर्ड दिखाता, यहां पर पूरा सिनेरियो चेंज होता। कहने का मतलब यहां पर मैं म्यू जो है वो मैं 0 ले रहा हूं। स्मूथ सरफेस की बात हो रही है। अगर मैं यहां पे रफ सरफेस लेता, मुझे तो दिखाना था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो मुझे एग्जैक्टली यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स दिखाना था, वो पीछे की डायरेक्शन में लगता ना, वो फिर यहां पर दिखाना था। बट अभी दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने म्यू 0 लिया, मैंने स्मूथ सरफेस के बारे में बात की। चलो और एक बात मैं बताता हूं, यहां पे आपका जो ये टेंशन है, आपको नहीं लगता कि टेंशन की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है? तो यही टेंशन प्रोड्यूस क्या करेगा? यही टेंशन आपके ब्लॉक में फोर्स प्रोड्यूस करेगा। तो अगर आप देखोगे, आपका ब्लॉक ना ऊपर जा रहा है ना आपका ब्लॉक नीचे जा रहा है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो आपके ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस आउट कर रहा है। तो आपका जो टेंशन है वही प्रोड्यूस करेगा आपकी बॉडी में एक्सेलरेशन ए। तो मैं बोल सकता हूं टेंशन कुछ नहीं, वो तो फोर्स होता है। न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से नेट फोर्स अभी बॉडी पर क्या पड़ रहा है? टी। अगर यहां पर आपकी इस बॉडी पे नेट फोर्स अभी टी पड़ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि जो नेट फोर्स यहां पे पड़ रहा है, जैसे मैंने यहां लिखा, जो नेट फोर्स आपका यहां पे है, इट इज इक्वल टू m2a। सिमिलरली जो नेट फोर्स यहां पर होगा, इट विल बी m1 इंटू ए। अच्छा, m1 क्यों लिखा? क्योंकि अब एक्सेलरेशन की बात हो रही है, अब यहां पे बॉडी की बात हो रही है, मगर वो m1 मास वाली बॉडी की बात हो रही है। तो आप देख सकते हो, मैंने t इज इक्वल टू क्या लिखा? m1a। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सा था? फर्स्ट इक्वेशन आपका ये था। अगेन, अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना, तो आप एग्जैक्टली देख सकते हो कि कैसे चीजों को फॉलो करना होता है। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप डेवलप करो। तो फर्दर अगर मैं बात करूं, चलो मैं फर्स्ट इक्वेशन को यहां लिखता हूं। मैं लिखता हूं यहां पे m2g माइनस टेंशन, इट इज इक्वल टू m2a। ये पहला इक्वेशन था। अब आप देख सकते हो कि टेंशन की जगह पे, टेंशन की जगह पर ये टेंशन है, ये भी टेंशन है, टेंशन की जगह पर m1a लिख सकते हो ना, तो आप लिख सकते हो m2g अपनी जगह पे माइनस, आप देख लो यहां टेंशन, ये टेंशन है आपके पास। इस टेंशन की जगह पर आप इस टेंशन का वैल्यू पुट कर लो m1a, तो आपके पास m2g माइनस m1a, इट इज इक्वल टू m2a। देख लो, मैं m1a को यहां ट्रांसपोज करता हूं, तो आपके पास m2g इट इज इक्वल टू m1a। ये m1a यहां से आया, क्योंकि आपने जब ट्रांसपोज किया, ये नेगेटिव टर्म पॉजिटिव बनेगा, प्लस आपके पास m2a। कुछ कॉमन निकाल सकते हो आप, a को कॉमन निकाल सकते हो, तो m2g इट इज इक्वल टू a को कॉमन निकालो, m1 प्लस m2। तो डायरेक्टली आप यहां बोल सकते हो, देयरफॉर मैं यहां लिख रहा हूं, आप डायरेक्टली यहां a का वैल्यू निकाल सकते हो, a इज इक्वल टू m2g डिवाइडेड बाय m2g हो गया, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। देख लो, ये एक्सेलरेशन निकल गया, एक्सेलरेशन वाला पार्ट हो गया। अच्छा, आपको तो एग्जैक्टली टेंशन पता है ना, टेंशन m1a के बराबर है। तो टेंशन का अगर स्टाइल देखें, टेंशन किसके बराबर है आपका? m1 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का वैल्यू तो निकला, तो टेंशन इज इक्वल टू m1, फिर एक्सेलरेशन का वैल्यू m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसमें कोई भी इश्यू नहीं है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने दिखाया आपको कि आप एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हो। तो आप देख सकते हो, आपको इक्वेशंस फॉलो करनी पड़ती है, आपको एफबीडी बनाना होता है, इक्वेशंस को फॉलो करना होता है, फिर आप एक्सेलरेशन और टेंशन जो कि आपके अननोन है उनको आप फाइंड कर सकते हो। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। बट इसी क्वेश्चन को आप विद इन 10 सेकेंड भी सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आप एक्सेलरेशन ही निकाल रहे हो ना, मेन तो होता है आपको एक्सेलरेशन निकालना, कि एक्सेलरेशन आप कैसे निकालोगे। तो मैं सिंपली यहां पे दिखाता हूं, आप देख लो एक्सेलरेशन का जो स्टाइल होने वाला है, आप देखते जाओ। एक्सेलरेशन इट इज इक्वल टू नेट फोर्स responsible for motion divided by total mass of system।
होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। कहने का मतलब आपके पास एक्सेलरेशन होता है समेशन ऑफ फोर्सेस, मगर वेक्टर समेशन आप बोल सकते हो, डिवाइडेड बाय यहां पर टोटल मास ऑफ सिस्टम, तो समेशन ऑफ मासेस। बस ये आपको याद रखना है। और ये फॉर्मूला सिर्फ आप तब यूज कर सकते हो जब आपके सब ब्लॉक्स के पास सेम एक्सेलरेशन होगी। अगर आपके ब्लॉक्स के पास डिफरेंट एक्सेलरेशन है, आप कंस्ट्रेंट मोशन की बात करते हो, वहां मैं अभी गया नहीं, वहां पर मैं वर्चुअल पावर थ्योरम की बात करने वाला हूं, तो वहां पर अभी मैं गया नहीं। बट फिलहाल के लिए मैं बोल रहा हूं आपको कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम में मल्टीपल मासेस है, उन मल्टीपल मासेस का एक्सेलरेशन ए है, दैट मीन सारे के सारे कनेक्टेड है और सबका एक्सेलरेशन ए है। आप एक्सेलरेशन ए को कैसे निकालोगे? आपको देखना होता है कि नेट फोर्स मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल जो होगा ना, आप पहले वो इवैल्यूएट करो, डिवाइड कर दो टोटल मास ऑफ सिस्टम से। अब आप सोचोगे ठीक है, यहां पे कैसे हो जाएगा? मैं इसको इसी इलस्ट्रेशन को यहां पे समझाऊंगा, आप देखते जाओ, आप सिंपली देखते जाओ। आंसर तो है वहां पे एक्सेलरेशन, आप देखते जाओ एग्जैक्टली। इसी क्वेश्चन का आंसर आप देख लोगे, हार्डली 10 सेकेंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है, आप देख लो, सिंपल सा प्रॉब्लम है यहां पे। मैंने अभी आपको बताया कि जब आप यहां पे एक्सेलरेशन की बात करोगे, इट इज सिंपली इक्वल टू फोर्सेस या नेट फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। बस ये याद रखना है, फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर मोशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सिस्टम, टोटल मास ऑफ सिस्टम। ये बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है। और अगर आप देखोगे यहां पे, अब फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, क्या यहां पे एग्जैक्टली कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? जब मैं बोल रहा हूं, आप समझो, यहां पे जरूरी नहीं है एक्सटर्नल फोर्स, बट फिलहाल के लिए यहां पर एग्जैक्टली आपके पास जो ये M2 है ना, M2 की वजह से M2G डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और यही M2G क्या करेगा? यही M2G इस ब्लॉक को नीचे लाएगा, और ये M2G जब इस ब्लॉक को नीचे लाएगा, ये आगे जाएगा। तो आपको नहीं लग रहा कि ये फोर्स रेस्पॉन्सिबल है एंटायर मोशन के लिए? ये फोर्स रेस्पॉन्सिबल है एक्सेलरेशन ए यहां पर पूरे सिस्टम में इंपार्ट करने के लिए? तो आपके पास यहां पर जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है फॉर मोशन, दैट इज M2G, सिंपल। और कोई फोर्स दिख रहा है क्या? और कोई फोर्स नहीं दिख रहा है। आप ये टेंशन नहीं ले सकते हो, बिकॉज ये इंटरनल फोर्स है पेयर्स में। आपको देखना है कि एक्चुअली किस फोर्स की वजह से पूरा सिस्टम मोशन में आया। ये एग्जैक्टली ब्लॉक नीचे जा रहा है, तभी जाके ये आगे जाएगा। तो फोर्स दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोशन इज M2G। तो आप सिंपली यहां पर लिख सकते हो एक्सेलरेशन इट इज इक्वल टू M2G। तो ठीक है, हो गया, फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर मोशन लिख दिया मैंने। अच्छा, पूरे सिस्टम का मास जरा देख लो, M1 प्लस M2 वही होगा ना सिस्टम का मास, तो आप डिवाइड कर दो M1 प्लस M2, चेक कर लो। ये क्या आपके पास है? M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, M2G डिवाइड बाय M1 प्लस M2। याद क्या रखना है कि जो आपका पूरा सिस्टम होगा, उसमें जितने भी ब्लॉक्स होंगे, उनका एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन सेम नहीं हुआ, प्लीज इस फॉर्मूला को यूज मत करो। इस फॉर्मूला को सिर्फ तब यूज करो जब आपके हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। तो ये आपने देखा, मैंने बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम लिया था। चलो और एक प्रॉब्लम लेते हैं, जो आपका एटवुड मशीन है। अभी आप सोच रहे होंगे एटवुड मशीन बहुतों ने पढ़ा होगा, तो उनको लगेगा क्या एटवुड मशीन पढ़ रहे हैं। बट मैं आपको सिंपली कहूंगा कि लास्ट ईयर जो एंट्रेंस हुआ था, नीट का एंट्रेंस, उसमें एटवुड मशीन पे ही प्रॉब्लम आया था, और कुछ स्टूडेंट्स का उसमें अगेन सिली मिस्टेक हो गया था और वो क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। तो अगेन क्यों सिली मिस्टेक क्यों हुआ था? क्योंकि उनको एग्जैक्टली रिजल्ट में कंफ्यूजन हो गया, प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस एग्जैक्टली वहां पे गलती कर दी उन्होंने, और जिसकी वजह से क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप देख सकते हो, मैंने आपको नहीं बताया कि आप इस रिजल्ट को याद रखो, मैंने ऐसी बात ही नहीं की, बस आप एग्जैक्टली इस रिजल्ट को निकाल सकते हो ना, बस ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो अभी बहुत एग्जांपल्स लेने वाला हूं, आप देखते जाओ। यहां पे फॉर एग्जांपल आप देखते जाओ, यहां पे मैं एक वेज लेता हूं। अब देख लो, मैं एक वेज लेता हूं, तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। और मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, मैं वेज पे यहां पे एक ब्लॉक रख रहा हूं, और वेज का सरफेस स्मूथ है, अभी फ्रिक्शन की बात नहीं हो रही है, मैं म्यू को यहां पे 0 ले रहा हूं।
और चलो इस ब्लॉक का मास यहां पर मैं स्मॉल m ले रहा हूं, और आप देख सकते हो कि मैं इसको एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रहा हूं, मैं इसको एक स्ट्रिंग से यहां पर कनेक्ट कर रहा हूं, ये देख लो ऐसे स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है। और आप जैसे कि देख सकते हो यहां पर मैं सिंपली एक ब्लॉक ले रहा हूं, आराम से देखेंगे, मैं पूरा सॉल्व करने वाला हूं इसको। और इस ब्लॉक का जो मास मैं यहां पे ले रहा हूं, इस ब्लॉक का जो मैं मास यहां पे ले रहा हूं, मैं वो कैपिटल M ले रहा हूं। अब अगेन ये सिस्टम नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन a के साथ, बहुत सही। ये जो आपका ब्लॉक है ये ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन a के साथ, मुझे यही एक्सेलरेशन a को फाइंड कर देना है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। और आप देख सकते हो कि यहां पर मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रहा हूं, और वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। अगेन एक जनरल बात करने वाले हैं, तो आप देखते जाओ। इस क्वेश्चन को पहले मैं अगेन इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व करूंगा, और फिर फाइनली हम इसको फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हो कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी a है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी a है। आप तो सिंपली लिख सकते हो यहां पे कि कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है फॉर ब्रिंगिंग द मोशन, या आपका मोशन आ रहा है किस फोर्स की वजह से, डिवाइडेड बाय पूरे सिस्टम का मास तो पता है कैपिटल M प्लस स्मॉल m। बट पहले मैं यहां पर इक्वेशन वाइज आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि इक्वेशन वाइज भी होल्ड होना चाहिए, और फिर वो फॉर्मूला जो अभी हमने डिस्कस किया उसके थ्रू भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप देखते जाओ। तो देख लो आप, अगर मैं बात यहां पे करूं, आपके पास mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, आप चेक कर लो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और अगर आप यहां पर बात करोगे, टेंशन यहां पर अवे होगा। अच्छा, दूसरा टेंशन पुल्ली पे लग रहा होगा, मैं दिखा नहीं रहा हूं। सिमिलरली यहां पर पुल्ली पे टेंशन लग रहा होगा, चलो वो दिखाता हूं क्योंकि यहां जगह है आपके पास, और यहां पर एग्जैक्टली टेंशन आपके पास T है। तो इंपॉर्टेंट है कि ब्लॉक्स पे टेंशन है ना, ब्लॉक पे टेंशन T है, इस ब्लॉक पर भी टेंशन T है, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। तो आप देख सकते हो कि टेंशन भी हो गया, mg भी हो गया। आप देख लो कि इस m का यहां पे mg होगा ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फोर्स। आप इस mg को रिजॉल्व कर सकते हो, आप इस mg को रिजॉल्व कर सकते हो। mg के साथ साथ आप देख सकते हो कि इस ब्लॉक पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इस ब्लॉक पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन क्यों लग रहा है? क्योंकि यहां पे कांटेक्ट है, यहां पर कांटेक्ट है, यहां पर आपका कांटेक्ट है, आप देख सकते हो। इस कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल रिएक्शन भी आ गया। अच्छा, mg को आप रिजॉल्व कर सकते हो ना, mg का एक कंपोनेंट यहां से होगा, mg का एक कंपोनेंट यहां से होगा, तो दूसरा कंपोनेंट mg का यहां से होने वाला है। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। आप देख सकते हो कि ये थीटा एंगल है, अगर ये थीटा है, अब आपको पता है कि ये भी थीटा होना चाहिए। एंगल बिटवीन लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स, आपको ये पता होना चाहिए, एंट्रेंस में हो आप। तो ये अगर आपका थीटा है, ये भी आपका थीटा होगा, तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब देख लो यहां पर ये कंपोनेंट आपका क्या आ जाएगा, ये कंपोनेंट आपका यहां पे mg, मैं यहां लिख रहा हूं, ये आपका आ जाएगा mg cos थीटा, इसमें किसी को इश्यू नहीं है। और ये कंपोनेंट आपका क्या आ जाएगा, mg sin थीटा। तो बहुत सिंपल जा रहा है, बस मैंने इस mg का टेक केयर करना है, इसको रिजॉल्व कर दिया। अब रिजॉल्व करने के बाद आप ये पहला पॉइंट दिमाग में लाओ कि ये ब्लॉक ना ऊपर जाएगा ना ये ब्लॉक इस वेज के अंदर जाएगा, आपका नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कौन कर रहा होगा, mg cos थीटा। तो पहला इक्वेशन में लिख सकता हूं ना कि नॉर्मल रिएक्शन जो है आपका, इसको बैलेंस कौन कर रहा है, mg cos थीटा। तो आप यहां पे स्मॉल mg cos थीटा लिख दो, ये पहला इक्वेशन आपका बन जाएगा। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। फर्दर दूसरी बात करते हैं, ये ब्लॉक जो है आपका ये नीचे आ रहा है, समझो, आराम से समझो, ये ब्लॉक आपका नीचे आ रहा है, तो ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, बहुत सही। अगर ये ब्लॉक की मैं बात करूं, इस पे एक mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अच्छा, इसी ब्लॉक पर टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, मगर ब्लॉक कहां जा रहा है, ब्लॉक नीचे जा रहा है। mg बड़ा होगा कि t बड़ा होगा, ब्लॉक नीचे जा रहा है, mg बड़ा होगा कि t बड़ा होगा, mg बड़ा होगा, T छोटा होगा। तो नेट फोर्स इस ब्लॉक पर क्या लग रहा है, मैं लिख सकता हूं, आराम से देख लो, इस ब्लॉक की बात कर रहा हूं, मैं बोल सकता हूं कि आपके पास mg बड़ा फोर्स है, बड़े में से छोटे को निकाल दो, छोटा टेंशन है, और एग्जैक्टली यही नेट फोर्स आपके इस ब्लॉक पे पड़ रहा है। होगा किसके बराबर, न्यूटन सेकेंड लॉ की मुताबिक m इंटू ए।
मास इसी ब्लॉक का और एक्सेलरेशन ए, जिस एक्सेलरेशन के साथ ये ब्लॉक नीचे आ रहा है जिसको आपको फाइंड करना है, आप देख सकते हो कि ये आपका दूसरा इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन मैंने यहां पे न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई किया क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं यहां पे एप्लीकेशन टू न्यूटन सेकेंड लॉ। फर्दर मैं बात करता हूं, जरा इस ब्लॉक की बात करते हैं, इस ब्लॉक की बात करते हैं। ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, समझो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, इसको ऊपर खींच कौन रहा है? टेंशन। मगर नीचे यहां पर mg sin थीटा नीचे भी तो लाने की कोशिश कर रहा है ना, यहां पर mg sin थीटा इस ब्लॉक को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, ग्रेविटी यहां पर इस ब्लॉक को नीचे लाने की कोशिश कर रही है, मगर टेंशन यहां पर ऊपर खींच रहा है ना। अच्छा, यहां पर अगेन हमने यहां पर क्वेश्चन में जो सिनेरियो देखा वो ये है कि ब्लॉक ऊपर जा रहा है। अगर ब्लॉक आपका ऊपर जा रहा है, अगर ब्लॉक आपका ऊपर जा रहा है, समझो आप इस चीज को, आपका टेंशन होगा ना बड़ा mg sin थीटा से, तभी तो ब्लॉक ऊपर जाएगा। अगर आपका mg sin थीटा टेंशन से बड़ा हुआ, ब्लॉक नीचे जाएगा। यही तो आपका यहां पे सिंपल बेसिक रूल है। तो आप देख सकते हो टेंशन किससे बड़ा है? mg sin थीटा से। तो इस ब्लॉक पर अगर नेट फोर्स की बात करें, एक अपवर्ड फोर्स है, एक डाउनवर्ड फोर्स है, नेट फोर्स कहां की तरफ लग रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आप यहां पे लिख सकते हो ना कि टेंशन आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में माइनस, और टेंशन बड़ा है तभी जाके एक्सेलरेशन अपवर्ड हो रहा है, माइनस क्या कर दोगे? mg sin थीटा। अच्छा, ये किसके बराबर होगा? इस ब्लॉक में क्या है? एक्सेलरेशन a, इस ब्लॉक का मास क्या है? स्मॉल m। आप इसको लिख सकते हो ना, इट इज इक्वल टू m इंटू ए। ये आपका तीसरा इक्वेशन। मैंने यूज क्या किया? मैंने न्यूटन सेकेंड लॉ यूज किया। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। जरा इन इक्वेशंस को देख लो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर दो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करो। मुझे कैसे पता इनको ऐड करना है? क्योंकि इन दो को ऐड करने पे आपका टेंशन जो कि अननोन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो आप सिंपली क्या कर दो, आप इनको ऐड करते जाओ, आप इनको सिंपली यहां पर ऐड कर लो। ऐड करने पे आपका टेंशन और टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा। आप देखोगे कि आपके पास mg अपनी जगह पर है क्योंकि आप ऐड कर रहे हो। फिर यहां पर मैं लेफ्ट साइड की मैं बात कर रहा हूं, माइनस आपके पास आ जाएगा mg sin थीटा। किसके बराबर होगा? राइट साइड आपका ये है और राइट साइड में आपका ये है, तो ma प्लस ma। तो आपके पास कैपिटल ma प्लस स्मॉल ma। और अगेन आप इसको लिख सकते हो ना, a को कॉमन निकाल दो, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं a का वैल्यू यहां फाइंड करूं, अगर मैं a का वैल्यू यहां पे फाइंड करूं, वो आपका आ जाएगा mg माइनस mg sin थीटा, mg माइनस mg sin थीटा होल डिवाइडेड बाय, आप देख लो ये वाला पार्ट तो वही है, मगर डिवाइड किससे करोगे? m प्लस m से। इसको डिनोमिनेटर में लाओगे, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब देख लो, इक्वेशन लिखना पड़ा, समझना पड़ा, टेंशन के साथ डील करना पड़ा, तो तभी जाके तो आंसर मिला, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। तो अगर मैं बात करूं यहां पे, ये आपका एक्सेलरेशन ए आ गया, बिल्कुल सही। बट आप इस एक्सेलरेशन ए को थोड़ा सा एनालाइज करके ही निकाल सकते थे। देखो कैसे, मैं लिख सकता था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। देखो आप, ये जो आपका यहां पर mg है ना, ये वाला mg, ये इस ब्लॉक को नीचे ला रहा है। जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तभी ये ब्लॉक ऊपर जाएगा ना। मगर एग्जैक्टली इस ब्लॉक को यहां पर पीछे कौन खींच रहा है? mg sin थीटा। एक बार और, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, ये ब्लॉक नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि इस पे mg एक्ट कर रहा है। तो mg एग्जैक्टली इस ब्लॉक को नीचे ला रहा है, तभी जाके ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। मगर इस ब्लॉक को ऊपर जाने से कोई रोक रहा है, कोई फोर्स। कौन सा फोर्स रोक रहा है? mg sin थीटा। तो अगर मैं यहां पे नेट फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन की बात करूं, यहां पर mg तो लाना चाहता था नीचे, मगर ये वाला पार्ट जो है ना, ये इसको अपोज कर रहा है। ये पार्ट क्या कर रहा है? ये अपोज कर रहा है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप देखोगे कि आपका एग्जैक्टली कौन सा फोर्स यहां पर फिर रेस्पॉन्सिबल है मोशन के। mg परफेक्टली यहां पर मोशन क्रिएट नहीं कर पा रहा है। mg परफेक्टली क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहा है? क्योंकि इसको ओवरकम करना है mg sin थीटा को। तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन, आपको mg में से ये वाला पार्ट निकालना पड़ेगा। क्योंकि mg, अगर लेट अस सपोज mg 10 न्यूटन है, लेट अस सपोज mg 10 न्यूटन है, और लेट अस सपोज mg sin थीटा 5 न्यूटन है, आप देखोगे कि इस 10 न्यूटन में पहला 5 न्यूटन खर्च हो जाएगा इस पे। जब ये इस 10 न्यूटन में 5 न्यूटन इस पे खर्च हो जाएगा, फिर रिमेनिंग कितना होगा? 5 न्यूटन। वो 5 न्यूटन विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। एक बार और सुन लो, आपके पास ये 10 न्यूटन का फोर्स है, ये पूरे सिस्टम को नीचे लाना चाहता है, मगर ये 5 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक को अपोज कर रहा है, ये इसको ऊपर जाने की नहीं देने की कोशिश कर रहा है। तो आप देखोगे कि इस 10 न्यूटन को पहले इस 5 न्यूटन को डील करना पड़ेगा। तो 10 न्यूटन में से 5 न्यूटन यहां खर्च हो जाएगा, यहां पर फिर कितना बचेगा? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन फिर रेस्पॉन्सिबल होगा इस पूरे सिस्टम के मोशन में। तो आप यहां पर अगर बात करोगे, आपको mg में से सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा? mg sin थीटा। तो
एम जी में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो एम जी साइन थीटा, डिवाइड किससे करते हो, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, जिसमें आपका ये एम आएगा जो ना मोशन में होता है, एक एम कैपिटल एम आएगा, दूसरा स्मॉल एम आएगा, तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। आप देख लो आपका आंसर हो गया ना, कोई इक्वेशन यहां पर आपको फाइंड करना है ना कुछ, तो बहुत सिंपल है ये। और अब मैं और एक एग्जाम्पल लेने वाला हूं, और एक एग्जाम्पल इसी वेज पे लेने वाला हूं। आपको अगेन बोला जाता है करो जी ये रिजल्ट याद, मैं कहां बोल रहा हूं याद करो, मैं तो बस बोल रहा हूं समझो, और उसके बाद कभी भी इन इक्वेशंस को आप डिड्यूस करो विद इन 10 to 30 सेकेंड। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अगला एक प्रॉब्लम लेते हैं जिसको डायरेक्ट इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन मैं नहीं लिखूंगा, असाइनमेंट आपका, आप खुद से ट्राई करो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने की, आंसर सेम आएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो चलो मैं दिखाता हूं, आप देखते जाओ। चलो और एक प्रॉब्लम देखते हैं। तो देख लो, मैंने यहाँ पे एक हिसाब से दो वेजेस आप बोल सकते हो मैंने ले ली, अगर आप इस डॉटेड लाइन यहाँ लगा दोगे तो दो वेजेस को ज्वाइन किया, या आप बोल सकते हो एक ट्राइंगुलर वेज है आपके पास, तो पूरा इस स्टाइल का ट्राइंगुलर वेज है आपके पास, राइट एंगल्ड वेज नहीं है आपके पास सिंपली एक ट्राइंगुलर एज है जिसमें आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लेट अस एज्यूम मैं अल्फा ले रहा हूँ, और लेट अस एज्यूम मैं यहाँ पे बीटा ले रहा हूँ, और ये आपका सिस्टम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो चलो इसको मैं कैपिटल एम यहां पे मान रहा हूं। अब आपको पता है कि कैपिटल एम ही नीचे आएगा, जरूरी नहीं है आप एग्जैक्टली कोई भी नीचे आ सकता है, ये डिपेंड करेगा कि एग्जैक्टली बड़ा मास कौन सा होगा, वही छोटे मास को अपनी तरफ ड्रैग करेगा फिर। तो यहां पे आपके पास स्मॉल एम में ले रहा हूं, यहां पर मैं स्मॉल एम ले रहा हूं इसका मास। तो ठीक है, ये अल्फा है आपका, ये बीटा है आपके पास। अगेन आप को क्वेश्चन कैसे दिया जा सकता है पहले वो समझने की कोशिश करो। आपको ये डॉटेड लाइन भी देकर होगी, ये 90 डिग्री आ गया ना, ये 90 डिग्री आ गया। आपको एग्जैक्टली इस साइड का मेजरमेंट दिया होगा, इस साइड का मेजरमेंट दिया होगा, इस साइड का मेजरमेंट आप निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब आपको कोई भी दो साइड्स का मेजरमेंट दिया होगा, आप फिर सारे मेजरमेंट्स निकाल सकते हो, फिर एग्जैक्टली आप इस अल्फा का साइन फाइंड कर सकते हो। तो इसमें कोई इश्यू मत है। तो या तो आपको अल्फा देकर होगा, अगर अल्फा नहीं देकर होगा फिर आपको एग्जैक्टली अल्फा निकालना होगा साइड्स को यूज करके। तो ये चीज पहले क्लियर रखो आप। फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, अगर मैं फर्दर यहां पर बात करूं, लेट अस एज्यूम कि ये ब्लॉक नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन ए के साथ, तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक कहां जाएगा, ये ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन ए के साथ। अभी मुश्किल नहीं होना चाहिए किसी को भी। एक बार और, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन ए के साथ, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए के साथ, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लगता दोनों ब्लॉक्स में सेम एक्सेलरेशन है? मैं यूज कर सकता हूं ना कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाई द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं ना, तो वही करने वाला हूं। बट पहले थोड़ा सा रेजोल्यूशन देखते हैं। देख लो, ये आपके पास यहां एम है, तो आप एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाओ, ये आप mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाओ। हो गया ना, इसमें मुश्किल मत है कहीं पे। यहां पर भी आप एग्जैक्टली mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा सकते हो, यहां पर भी आप स्मॉल mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा सकते हो, इसमें कोई इश्यू होना नहीं चाहिए। अच्छा चलो फर्दर चीज देख लो, यहां पर कंटैक्ट बन रहा है, यहां पर आपका कंटैक्ट बन रहा है, मैं रेड से दिखा रहा हूं, यहां पर आपका कंटैक्ट बन रहा है, चेक कर लो, चेक कर लो आप, यहां पर आपका कंटैक्ट बन रहा है। सिमिलरली यहां पर भी तो कंटैक्ट बन रहा है ना, कंटैक्ट बन रहा है। कंटैक्ट की वजह से क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो आप देखोगे यहां पर नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगा।
परपेंडिकुलर टू द कंटैक्ट आपका क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। मैं यहां पर चलो N1 बोलो या कुछ भी बताओ, चलो N1 बोल रहा हूं, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन हो गया। यहां पर भी तो नॉर्मल रिएक्शन दिखाना होगा, तो चलो यहां पर भी नॉर्मल रिएक्शन दिखाते हैं। अब आप वेक्टर्स का नहीं देखना कि ये मैंने बड़ा बनाया, ये छोटा बनाया, वो बड़ा नॉर्मल रिएक्शन, ये छोटा नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन यहां पर भी है, यहां पर भी है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो आपके पास मैं सिर्फ दिखा रहा हूं एरो से नॉर्मल रिएक्शन, तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन लेट अस सपोज N2 है। तो ठीक है, अब जरा यहां पर आ जाओ, आप रिजॉल्व कर सकते हो ना mg को, आप रिजॉल्व कर सकते हो ना mg को दो डायरेक्शंस में। तो ये आप देख सकते हो कि अगर ये अल्फा है, ऑटोमेटिकली ये एंगल क्या आ जाएगा, अल्फा। अब इसमें क्या मुश्किल है, अगर ये आपका अल्फा है तो सॉरी, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और ऑटोमेटिकली ये वाला जो कंपोनेंट आपके पास होगा, ये आपका यहां पर mg cos अल्फा होगा, और ये जो कंपोनेंट बन जाएगा mg sin अल्फा। मतलब ये चीज करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि मैं दिखा रहा हूं, बट जब आपको प्रैक्टिस होती है ना, तो आपको तो दिमाग में ही आता है कि कॉस कंपोनेंट यहां जाएगा, इस पे तो साइन वाला लगने वाला है, mg sin अल्फा हो गया। सिमिलरली अब यहां पर अगर बात करें, आप अगेन देख सकते हो, मैं तो डायरेक्ट बोल सकता हूं इस पे आपका क्या लगने वाला है, mg sin बीटा, बट फिर भी देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैं यहां पर रिजॉल्व करने वाला हूं, ये आपका बीटा है, तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी आपका बीटा बन जाएगा। तो ये आप देख रहे हो कि एक कंपोनेंट यहां से लिया, दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, ये आपका यहां पर कैपिटल M G cos बीटा होगा, और ये वाला कंपोनेंट आपके पास यहां पे कैपिटल MG साइन ऑफ बीटा होगा। अब समझो यहां पर ये फोर्स पूरे सिस्टम को नीचे लाना चाहता है, मगर ये फोर्स रुका रहा है पूरे सिस्टम को नीचे आने में। कहने का मतलब ये जो फोर्स है ये इस ब्लॉक को नीचे लाएगा, तभी जाके ये ब्लॉक में एक्सेलरेशन A आएगा, तभी जाके ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, इसमें एक्सेलरेशन A आएगा। मगर ये फोर्स एग्जैक्टली इस ब्लॉक के अपवर्ड मोशन को अपोज कर रहा है ना। अगर ये फोर्स आपके इस ब्लॉक के अपवर्ड मोशन को अपोज कर रहा है, ये फोर्स एग्जैक्टली इस फोर्स को अपोज कर रहा है, क्योंकि ये फोर्स इस ब्लॉक में अपवर्ड मोशन ला रहा है। एक बार और, ये जो आपका फोर्स है ना, ये इस ब्लॉक को नीचे ला रहा है, इस ब्लॉक को ऊपर ला रहा है। तो इस ब्लॉक को ऊपर लाने में ये फोर्स एग्जैक्टली काम कर रहा है। बट यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो फोर्स है ये अपोज कर रहा है इस ब्लॉक को ऊपर जाने में। अगर ये फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर जाने को अपोज कर रहा है, मगर इस ब्लॉक को ऊपर ले कौन रहा था, ये फोर्स। तो ये फोर्स जो है ये इसको अपोज कर रहा है ना। तो नेट फोर्स क्या होगा, आपको इस बड़े फोर्स में से ये छोटा फोर्स निकालना होगा, और वो जो आपके पास डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स है दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। तो अगर मैं यहां पे बात करूं एक्सेलरेशन की, डायरेक्ट देख लो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये बड़ा फोर्स है और ये छोटा फोर्स है, इनका डिफरेंस ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मोशन। आप लिखोगे mg साइन ऑफ बीटा माइनस mg साइन ऑफ अल्फा, पूरे सिस्टम का मास बताओ, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगेन मैं बोल रहा हूं ये बहुत आसान है, और आपको एंट्रेंस क्लास में टीचर्स बोलते हैं मेमोराइज दीज। कितना मेमोराइज करोगे आप, सच में कितना मेमोराइज करोगे, कितना मेमोरी पावर है आपका। बायो मेमोराइज करोगे, केमिस्ट्री करोगे, ऑर्गेनिक मेमोराइज तो करते ही हो आप, अगेन जो कि करना होता नहीं है। और आगे जाके प्लान तो मैं कर रहा हूं, ऑर्गेनिक क्लासेस भी मैं लेने वाला हूं आगे जाके, जिसमें मैं ज्यादा रिएक्शन मैकेनिज्म पे बात करने वाला हूं। तो फिलहाल के लिए आप सिंपली दिमाग में रखो कि ये तरीका है एग्जैक्टली एक्सेलरेशन निकालने का। चीजें ज्यादा याद मत रखो, उससे कुछ फायदा नहीं आएगा। सीखो कैसे आप मिनिमम टाइम में चीजों को डिराइव करोगे, मिनिमम टाइम में। और जब आप ये चीज सीखोगे ना, तो इवेंचुअली आप देखोगे कि आपका कमांड बन जाएगा सब्जेक्ट पे, और आपको ज्यादा क्रैम नहीं करना पड़ेगा। आप तो एक पर्टिकुलर तरीके से चलोगे जहां पर आप चीजों को डिराइव करके चलोगे, कॉन्फिडेंस लेवल डबल। क्यों? क्योंकि आपको पूरा पता है ये आंसर सही होने वाला है। अब आप सिंपली सोचो, अगर पूरे सिस्टम का मोशन यहां से डाउनवर्ड होता, अगर पूरा सिस्टम आपका नीचे चला जाता ना, तो एग्जैक्टली आप देखते कि ये बड़ा फोर्स होता, ये छोटा फोर्स होता, इस फोर्स में से आप इस फोर्स को सबट्रैक्ट करते और डिनोमिनेटर में m प्लस m ही आ जाता। तो आप इस साइड का एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। मैं और एक इलस्ट्रेशन लेने वाला हूं, एटवुड मशीन की बात करते हैं। चलो एटवुड मशीन की बात करते हैं, आप देखते जाओ। मैं एटवुड मशीन की बात करता हूं।
देख लो, अगर ये 11th क्लास होता, मैं आपको पुलिस के बारे में बोलता, फर्स्ट ऑर्डर पुली की बात करता, सेकंड ऑर्डर पुली की बात करता, बट यहाँ पर जरूरत है नहीं, एंट्रेंस क्लास में उसको स्किप करते हैं। बट पुली तो पता है ना आपको, तो यहाँ पर अगेन मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिंपली एक पुली को फिक्स कर रहा हूं। मैं एक पुली को फिक्स कर रहा हूं, अब देखते जाओ, ये मैंने पुली फिक्स करा। अब मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, यहां से मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूं, ये स्ट्रिंग पुली से होके जा रहा है, ये आपका स्ट्रिंग है यहां पे। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिंपली यहां पर M1 यहां से हैंग करवा रहा हूं और M2 यहां से हैंग करवा रहा हूं। और अगेन आपका जो यहां पर पुली होगा ये फ्रिक्शनलेस होगा, ये मासलेस आपका होगा, तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा आपको। तो आप देख सकते हो कि M2G डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहां पे आ जाएगा, टेंशन आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, यहां पर टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन प्रोपगेशन T हर जगह दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो पुल्ली है मासलेस है और एक ही स्ट्रिंग आपने लिया हुआ है, एंटायर आप देखोगे थ्रू आउट आपका टेंशन T रहने वाला है। फर्दर अगर बात करूं M1G डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। अब यहां पर लेट अस एज्यूम कि पूरा सिस्टम जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, एक्सेलरेशन A के साथ जा रहा है, तो कोई इश्यू नहीं है। पहले हम इस वाले ब्लॉक की बात करते हैं। देख लो, अगर ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा ना तो ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा, अगर ये वाला ब्लॉक एक्सेलरेशन A से नीचे जाएगा, ये वाला ब्लॉक जो है वो एक्सेलरेशन A के साथ ऊपर जाएगा। अगेन अगर ये वाला ब्लॉक एक्सेलरेशन A के साथ नीचे जाएगा, ये वाला ब्लॉक एक्सेलरेशन A के साथ ऊपर चला जाएगा। कहने का मतलब इस ब्लॉक में नेट एक्सेलरेशन कहां की तरफ है? ऊपर की तरफ। समझो आराम से, इस ब्लॉक में नेट एक्सेलरेशन कहां की तरफ है? ऊपर की तरफ। तो इस पर नेट फोर्स कहां होगा? ऊपर की तरफ। इस पर दो फोर्सेस है, टेंशन M1G और नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में, ये एक्सेलरेशन आपको बोल रहा है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो टेंशन बड़ा होगा ना M1G से, तभी जाके तो इसमें नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में, तभी जाके इसमें नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में। तो टेंशन आपका बड़ा M1G से होगा, तो आप टेंशन बड़ा फोर्स लोगे, माइनस क्या कर दोगे? M1G, और यही एग्जैक्टली इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा A, तो वो आपका M1A आ जाएगा। अच्छा ये समझो, मास M1 के साथ डील कर रहे हैं ना, गलती से आप यहां M2A नहीं लिख देना, क्योंकि अभी तो मास M1 के साथ डील कर रहे हैं, गलती से आप यहां पर M2 नहीं लिख देना। इस चीज का टेक केयर करो। पहला इक्वेशन है, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया, पूरे वीडियो में एप्लीकेशन टू न्यूटन सेकंड लॉ की बात हो रही है। फर्दर देख लो, यहां पर आपके पास ब्लॉक है, ये ब्लॉक आपका कहां जा रहा है? ये तो नीचे जा रहा है, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, बट इस ब्लॉक पे भी दो फोर्सेस है, एक टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में, M2G डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मगर ब्लॉक पे नेट फोर्स कहां होना चाहिए? नीचे की डायरेक्शन में, क्योंकि ब्लॉक पर जब नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तभी ब्लॉक का नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ना। तो आपका यहां पर M2G बड़ा होना चाहिए टेंशन से। M2G जब टेंशन से बड़ा होगा तभी आपका नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तभी इस ब्लॉक का नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इस ब्लॉक पर M2G बड़ा होगा कि T बड़ा होगा? M2G बड़ा होगा, तभी जाके ब्लॉक नीचे आएगा, वरना ब्लॉक नीचे नहीं आएगा। तो M2G टेंशन से बड़ा, आप बड़े में से छोटा फोर्स सब्ट्रैक्ट करते हो ना, तो बड़ा फोर्स M2G है, तो बड़ा फोर्स आपका यहां पे M2G है और छोटा फोर्स आपका टेंशन है, और यही आपका क्या बन जाएगा? M2A। अच्छा M2 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि अभी ब्लॉक 2 की बात हो रही है ना, ब्लॉक M2 वाले की बात हो रही है ना, तो इसलिए मैंने M2A वहां लिख दिया। ये आपका सेकंड इक्वेशन है। अगेन जरा ऐड कर दो, ये टेंशन खत्म हो जाएगा, M2G माइनस M1G इट इज इक्वल टू, इनको मैंने ऐड कर दिया, M2G M1G मैंने सीधे ऐड यहां पे कर दिया, तो टेंशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, ये खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा जब मैं इन इक्वेशंस को ऐड करूंगा। यहां से आपका M1A प्लस आपका M2A आ जाएगा। अगेन आप A को कॉमन निकाल सकते हो, M1 प्लस M2 लिख सकते हो, सिंपल। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा? M2G माइनस M1G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। इवन आप इसको लिख सकते हो M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 होल मल्टीप्लाइड बाय G, सिंपल। तो ये आपका एक्सेलरेशन है यहां पे। तो इक्वेशंस वगैरह लिख दी, समझा सब कुछ, तब जाके हम निकाल पाए। बट अब देख लो, ये M2G नीचे एग्जैक्टली इस पूरे सिस्टम को लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। दैट मींस ये जो फोर्स है, ये फोर्स इस ब्लॉक पे लग रहा है, जब ये फोर्स इस ब्लॉक पे लग रहा है, सो इट इज ट्राइंग टू पुल दिस ब्लॉक डाउन, ये नीचे इसको लाने की कोशिश कर रहा है। बट यहां से ये ब्लॉक अब ऊपर जाता ना, मगर ये ब्लॉक को ऊपर कौन नहीं जाने दे रहा है? M1G।
कहने का मतलब यहां पर रेस्पॉन्सिबल फोर्स कौन सा होगा, ये अगर अगेन 10 न्यूटन का फोर्स है, ये अगर अगेन 10 न्यूटन का फोर्स है, 10 न्यूटन का फोर्स कोशिश कर रहा है पूरे सिस्टम को नीचे लाने की, ऑटोमेटिकली कहां जाएगा, ऊपर। लेट अस एज्यूम ये 5 न्यूटन का फोर्स है, 10 न्यूटन के फोर्स में से 5 न्यूटन का फोर्स पहले इसको नलिफाई करेगा, फिर जो 5 न्यूटन का फोर्स होगा वही रेस्पॉन्सिबल होगा पूरे सिस्टम के मोशन के लिए, वही रेस्पॉन्सिबल होगा M2 को नीचे लाने के लिए। और एक बार सुनो, ये M2G सिस्टम को नीचे लाना चाहता है, तो इसके लिए इसको ऊपर जाना चाहिए ना। अगर ये एग्जैक्टली आपका M2G इस मास को नीचे ला रहा है, उसके लिए आपका M1 फिर ऊपर जाएगा, मगर M1 को ऊपर कौन नहीं दे रहा है जाने, M1G। तो M2G को अपोज कौन कर रहा है, M1G। तो नेट फोर्स यहां रेस्पॉन्सिबल कौन होगा फॉर मोशन, मैं बोल सकता हूं कि नेट फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर मोशन इट विल बी सिंपली M2G बड़ा है, माइनस कर दोगे ना M1G, सिंपल। और पूरे सिस्टम का जरा मास देख लो, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, यही एक्सेलरेशन होता है ना। आप लिख सकते हो ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू M2 अपनी जगह पे माइनस M1 अपनी जगह पे, क्योंकि मैंने G को कॉमन निकाला, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। आप देख सकते हो सेम आंसर आ गया। और कितना टाइम लगा, क्या मेमोराइज करना है इस फॉर्मूला को, आपको मेमोराइज करवाया जाता है। याद रखो एटवुड मशीन, न्यूमरेटर में डिफरेंस ऑफ मासेस, डिनोमिनेटर में सम ऑफ मासेस, फिर मल्टीप्लाई G से करो, और आप फिर भी गलत कर देते हो। बट जब आपको क्लियर होता है ना इस स्टाइल से, तो गलती होने का चांस जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो इस चीज का टेक केयर करो। चलो और एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, आप देखते जाओ, मैं और एक इलस्ट्रेशन लेता हूं, और एक इलस्ट्रेशन की बात करते हैं। चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं, आप देखते जाओ। एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड देकर है, पहले ही देकर रख दिया मैंने, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मास मैं m रख रहा हूं, देखते जाओ। इसका मास यहां पर मैं 2m रख रहा हूं। इसका मास मैं 12m रख रहा हूं। सिंपल सा प्रॉब्लम है, बट इस वक्त मैं आपको बोल रहा हूं कि सरफेस रफ है। सरफेस इस वक्त आपका यहां पर स्मूथ नहीं है, सरफेस आपका रफ है, सरफेस आपका यहां पर रफ है। तो मैं बोल रहा हूं यहां पर कि जो ये सरफेस आपके पास यहां पर है, ये रफ है। फ्रिक्शन को लेना पड़ेगा ना, मैं बस आपको इतना बोल रहा हूं, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक ऑफ मास 2m। तो फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स, तो अगेन आप देख रहे हो वीडियो, तो मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो निकालो ब्लॉक ऑफ मास 2m पे। अगर लिखा भी नहीं होता, बस आपको बोला जाता कि फ्रिक्शनल फोर्स निकालो, इसी ब्लॉक पे तो निकालोगे, क्योंकि यही तो कंटैक्ट में आ रहा है, यही तो आगे पीछे करेगा। इस पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, ये तो एग्जैक्टली हैंग कर रहा है, ये भी हैंग कर रहा है, इन पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हो इसका मास 12m आपको देकर है, इसका मास अगेन आपको 12m यहां पर देकर है, और यहां पर इसका मास 2m देकर है, इसका मास m देकर है, और आपको तो एक्सेलरेशन a देकर है। अगर एक्सेलरेशन a देकर है, आपको पता है पूरे सिस्टम का मोशन जो है, या इंटेंडेड मोशन जो है, या मोशन जो है वो किस डायरेक्शन में होने वाला है। तो अगर मैं बात करूं, ये ब्लॉक कहां जाएगा, नीचे जाएगा। ये ब्लॉक कहां जाएगा, ये ब्लॉक आपका नीचे जाएगा।
समझो इस चीज को, ये बहुत आसान है। आपको तो देखकर है कि पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड से जाएगा नीचे, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। तो ब्लॉक जो आपके पास यहां पर है, एग्जैक्टली आप देख रहे हो कि यहां पर आपके पास ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा 5 मीटर पर सेकंड के साथ। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप एग्जैक्टली कितनी इक्वेशंस के साथ बच सकते हो। यहां पर अगर आप मेरा जो मैंने आपको अभी स्टाइल दिखाया ना सॉल्व करने का, कि एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हो, तो वैसे आप एग्जैक्टली जब सॉल्व करोगे ना, आप खुद से रियलाइज करोगे कि आपका आंसर कितना जल्दी आपको मिलेगा। बट अगर फॉर एग्जाम्पल आप सिंपली वही मेथड यूज करोगे जो बुक्स वगैरह में होता है, ये बहुत खिंच जाएगा। मैं बताऊंगा क्यों, आप देखते जाओ। तो यहां पर 5 मीटर पर सेकंड से नीचे जाना चाहिए, तो ये तभी जाके 5 मीटर पर सेकंड से आगे जाएगा, और ये 5 मीटर पर सेकंड से कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। सॉरी, स्क्वायर लिखना चाहिए था मुझे, एक्सेलरेशन का यूनिट स्क्वायर आना चाहिए। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। और अब और एक बात अगर मैं करूं, इस ब्लॉक का मोशन कहां की तरफ है, आगे की तरफ। अगर इस ब्लॉक का मोशन आगे की तरफ है, इस पे फ्रिक्शन कहां की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ। तो देखो, इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा। इस पे जो फ्रिक्शन यहां पे अप्लाई होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। मगर फ्रिक्शन तो पेयर्स में एग्जिस्ट करता है, तो आपका जो ये सरफेस है, इस पर भी एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा आगे की डायरेक्शन में। तो इसका आप टेक केयर करोगे। अब जरा समझने की कोशिश करो, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है। देख लो, अगेन मैं यहां पे नहीं करने वाला हूं इक्वेशंस वगैरह, यहां इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व। क्यों? क्योंकि अगर मैं इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व करूं ना, ये एक स्ट्रिंग है, ये दूसरा स्ट्रिंग है। तो देखो करना क्या होगा, आपको यहां टेंशन T1 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यहां पर टेंशन T1 आप इंट्रोड्यूस कर दोगे, यही टेंशन T1 यहां से जाएगा, टेंशन T1 यहां तक पहुंचा। मगर इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 नहीं होगा, क्योंकि यहां तो स्ट्रिंग ब्रेक हो रहा है ना, ये कंटिन्यू नहीं हो रहा है। तो यहां पर आपको टेंशन T2 दिखाना होगा, यहां टेंशन आप T2 दिखाओगे। सिमिलरली यहां जो आपका टेंशन होगा वो आपको T2 और T2 के स्टाइल में दिखाना पड़ेगा। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। फिर आपको इसका इक्वेशन लिखना है, इसका इक्वेशन लिखना है, इसका इक्वेशन लिखना है। ये 3 इक्वेशंस लिखकर आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन खिंच जाएगा आपका। आप एग्जैक्टली देखोगे, आप सोचोगे कि इस क्वेश्चन को क्यों ही करे, तो टाइम वेस्ट कर रहा है, इससे बेटर है कोई और क्वेश्चन को सॉल्व करे। तो बट यहां पर आप अगर सिंपल सा यहां पे सिंपली जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला दिखाया, अगर आप वो यूज करोगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, आपको देखना है ना कि नेट फोर्स कौन सा है रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन, वही देखना है ना। जरा बात करते हैं यहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स, मास कितना है ब्लॉक का, 12m, मल्टीप्लाई करेंगे ना जी से, हो गया। जरा यहां पर आ जाओ, इस पर डाउनवर्ड फोर्स, मास कितना है ब्लॉक का, m, और जी से करेंगे ना मल्टीप्लाई। अब आप देख लो, ये डाउनवर्ड फोर्स है, ये एग्जैक्टली पूरे सिस्टम को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, ये 12 mg है। यहां पर एग्जैक्टली इस 12 mg जो कि नीचे लाने की कोशिश कर रहा है पूरे सिस्टम को, इस 12 mg को आप देख लो, इसका एग्जैक्टली यहां पर अपोज, एक तो ये फ्रिक्शन कर रहा है और इसको अपोज यहां पे mg कर रहा है। क्योंकि इस 12 mg को फ्रिक्शन को भी ओवरकम करना पड़ेगा, तब जाके ये ब्लॉक मूव करेगा, और इस 12 mg को एग्जैक्टली इस mg को भी ओवरकम करना पड़ेगा, तब जाके ये ब्लॉक ऊपर जा पाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपका जो 12 mg है वो बड़ा है। क्यों है बड़ा? क्योंकि नेट सिस्टम यहां नीचे जा रहा है। अगर मैं नेट सिस्टम यहां नीचे कर रहा होता ना, फिर मुझे mg को बढ़ा लेना था, mg को फिर एड फ्रिक्शन करता, mg को फिर यहां पर एड फ्रिक्शन करता, मगर सबट्रैक्ट क्या करना पड़ता, 12 mg, क्योंकि इस mg को फिर इस 12 mg को ओवरकम करना होता। तो ये तो आपका स्टाइल बनता है ना। तो यहां पर आपको खुद से आइडिया आ रहा है कि एक्सेलरेशन वगैरह भी देकर है आपको कि ये वाला ब्लॉक जो है, ये वाला ब्लॉक एफर्ट्स डालने वाला है, ये वाला ब्लॉक एग्जैक्टली 12 mg का फोर्स लगाने वाला है नीचे की डायरेक्शन में, और इसको अपोज करना पड़ेगा एक तो फ्रिक्शन को, तभी जाके ये ब्लॉक मूव करेगा। इसको एग्जैक्टली अपोज करना पड़ेगा इस mg को, तभी जाके ये ब्लॉक ऊपर जा पाएगा। तो आप देख सकते हो यहां पे 12 mg को माइनस, पहले क्या करोगे, फ्रिक्शनल फोर्स, फिर माइनस कर दोगे mg। यही नेट फोर्स है ना जो रेस्पॉन्सिबल होगा पूरे सिस्टम में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लाने में। अच्छा, डिवाइड किससे कर दोगे, सिस्टम के टोटल मास से। सिस्टम में क्या क्या मास आएगा, 12 mg, चलो 12 mg लिख दिया, ये भी तो ब्लॉक है ना सिस्टम में, 2 mg, तो प्लस 2 mg कर दो। सॉरी, मुझे मास यहां पे लेना है, मैं mg ले रहा हूं, मैं वेट ले रहा हूं, सॉरी। तो अगेन इसका मास कितना है 12m, तो पहले 12m ले रहे हो, फिर प्लस इसका मास कितना है 2m, तो ये भी लेना पड़ेगा। इसका मास कितना है m, ये भी आपको लेना पड़ेगा। जरा सॉल्व करते हैं, एक्सेलरेशन का वैल्यू 5 है, यही है ना। अब जरा देख लो, 12 mg माइनस mg आपका 11 mg आएगा, फिर माइनस आपका फ्रिक्शन आएगा, होल डिवाइडेड बाय, अगर मैं बात करूं यहां पे, ये 12 आपके पास है,
13 14 और ये 15 आ जाएगा तो 15 आपके पास m आ जाएगा। तो अभी तक तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। फर्दर अगर बात करें, आप इसको यहां ट्रांसपोज कर दो, आप यहां पर सिंपली इसको ट्रांसपोज कर दो। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा मैं यहां पे क्या दिखा रहा हूं। सो आप यहां पर सिंपली इसको ट्रांसपोज कर दो, ये आपके पास 5 × 15 m आ जाएगा। इट इज इक्वल टू 11 × m × g का वैल्यू 10 है, माइनस आप फ्रिक्शनल फोर्स F कर दो। अब आप क्या कर सकते हो, बस थोड़ा सा यहां पर ट्रांसपोज कर दो। आप F को यहां ट्रांसपोज करो और इस पूरी टर्म को यहां ट्रांसपोज करो। आपका जो F आएगा इट इज इक्वल टू 11 × 10 आपका 110 m आ जाएगा। फिर माइनस करोगे 15 × 5 कितना होता है, 15 × 5 आपके पास 75 होता है, 15 4 60 होता है 75, तो ये आपके पास -75 m आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आपका जो F होगा, आप सिंपली यहां पर देख सकते हो ये 35 m के बराबर आ रहा है। अब अगर m का वैल्यू 1 kg देकर होगा, 2 kg देकर होगा, 3 kg देकर होगा, वो सब्स्टिट्यूट कर लो ना m की जगह पे, आपको फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू पता चलेगा। तो होपफुली आपको आइडिया आया होगा कि किस तरीके से इस इक्वेशन की मदद से आप बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगेन मैं ट्रिक नहीं इसे कहूंगा, ये कॉन्सेप्ट है आपका, बट इस कॉन्सेप्ट में आपको सिर्फ ख्याल इस चीज का रखना है कि पूरे सिस्टम में हर एक ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। अगर हर एक ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन सेम नहीं हुआ, जो कि कंस्ट्रेंट मोशन में हम पढ़ने वाले हैं, वहां पर आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो। होपफुली जिन्होंने अभी तक ये सारा वीडियो देखा होगा उन्होंने बहुत कुछ नया सीखा होगा। होपफुली आप खुद से क्वेश्चंस अब सॉल्व करोगे, इस वाले स्टाइल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आपसे वो बन पाएंगे। और अगेन होपफुली इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपके नीट और जेईई में आ जाएगा और आप उसको सॉल्व कर दोगे। आज के लिए इतना काफी। टेक केयर।